नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चार शिखर कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी व इंडिया ज्योग्राफी को देखेंगे अपन। जो ज्योग्राफी का बेसिक चैप्टर है अक्षांश व देशांतर, उसका अध्ययन आज अपन करेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। दोस्तों अपन के चैप्टर का नाम है अक्षांश व देशांतर, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। दोस्तों ये अक्षांश व देशांतर रेखाएं होती क्या है? पृथ्वी पर स्थित काल्पनिक रेखाएं, इस पृथ्वी पर स्थित काल्पनिक रेखाओं को अपन अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं अलग हैं और देशांतर रेखाएं अलग है। आपने दोस्तों ग्लोब को देखा होगा और ग्लोब पे कुछ इस प्रकार से कुछ रेखाएं आपको इस प्रकार से दिखाई देगी और कुछ रेखाएं इस प्रकार से दिखाई देगी। और ये रेखाएं क्या है? अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाओं की अपन बात करेंगे ये अपन की पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा स्थित है जिसको अपन नाम देंगे 0 डिग्री देशांतर या भूमध्य रेखा। यह इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तीनों एक ही चीज है। इस रेखा को अपन 0 डिग्री देशांतर, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा बोल सकते हैं। दोस्तों इसको इंग्लिश में इक्वेटर बोला जाता है। ये रेखा है पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करेगी, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में। ये अपन का उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब होता है गोले का आधा, और ये अपन का है दक्षिणी गोलार्ध। सबसे पहले अपन इस भूमध्य रेखा के बारे में देखेंगे। दोस्तों जितनी भी अक्षांश हैं उनमें से सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है वो है अपन की भूमध्य रेखा या 0 डिग्री देशांतर। और ये रेखा है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने का कार्य भी करती है। उसके बाद इस रेखा को अपन प्रधान अक्षांश के नाम से जानते हैं। अब इस अक्षांश के ऊपर की तरफ अर्थात उत्तरी गोलार्ध की तरफ कुछ रेखाएं स्थित रहेगी और नीचे की तरफ भी कुछ रेखाएं स्थित रहेगी। दोनों ऊपर की तरफ व नीचे की तरफ दोनों ही दिशाओं में बराबर बराबर अक्षांश रेखाएं स्थित रहेगी। अब जो अक्षांश रेखाओं की अपन डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि पृथ्वी के केंद्र के समानांतर समान कोणात्मक दूरी बनाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब अपन पृथ्वी के केंद्र की बात करें तो ये पृथ्वी का केंद्र है और पृथ्वी के केंद्र से समान कोणात्मक दूरी अपन निर्धारित करते हैं। जैसे अपन ने ये एक एंगल बनाया और ये एंगल है 30 डिग्री का, तो पृथ्वी के केंद्र से यहाँ से बन गया ये एंगल 30 डिग्री का और इसी के अंदर से एक एंगल और बन जाएगा इधर से, और ये भी कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो इस रेखा अपन यहाँ से निर्धारित करेंगे इस एंगल से, तो ये रेखा कौन सी अक्षांश कहलाएगी? 30 डिग्री अक्षांश कहलाएगी। उसी प्रकार से नीचे की तरफ भी ये एंगल बन सकता है 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, तो ये कौन सी अक्षांश कहलाएगी? ये भी 30 डिग्री अक्षांश कहलाएगी। तो ऊपर की तरफ भी 30 रहेगा और नीचे की तरफ भी 30 रहेगा। अब अपन बात करते हैं कि ये संख्या में कितनी है। दोस्तों मैंने कहा कि उत्तर की तरफ भी समान संख्या में रहेगी और नीचे की तरफ भी समान संख्या में रहेगी, तो बराबर रहेगी दोनों की तरफ, भूमध्य से ऊपर व नीचे की तरफ।
अक्षांश रेखा के ऊपर की बात करें भूमध्य रेखा से, तो 1 2 3 इस प्रकार से 90 तक ऊपर की तरफ रहेगी। 1 से लेकर 90 ऊपर की तरफ व 1 से लेकर 90 तक नीचे रहेगी। अब ये रेखाएं जो दिखाई दे रही है आपको, ये रेखा 90 ऊपर और 90 नीचे, तो टोटल कितनी हो गई? 90 प्लस 90 180। अब जो भूमध्य रेखा है वो भी क्या है? एक अक्षांश है। 0 डिग्री भी क्या है? एक अक्षांश है। तो यदि भूमध्य रेखा को अपन ऐड कर देते हैं तो अपन के पास कितनी अक्षांश आ जाएगी? 181। तो अपन का यहाँ से जो लॉजिक बना, क्वेश्चन बना, वो क्या बना कि कुल अक्षांश कितने होते हैं ग्लोब पर, कुल अक्षांश कितने होते हैं? तो ग्लोब पर दोस्तों कुल अक्षांश होते हैं 181। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने लिखा है कुल अक्षांश। उसके बाद अपन बात करें कुल अक्षांश रेखाओं की। ये कुल अक्षांश अपन के 181 हो गए और अपन आगे बात करेंगे कुल अक्षांश रेखाओं की। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है संख्या में? देखना दोस्तों, ये रेखा आपको दिखाई दे रही है, सभी रेखाएं ये एक दूसरे की क्या है? समानांतर है। अक्षांश रेखाओं की विशेषता होती है कि एक दूसरे की क्या होती है? ये समानांतर स्थित होती है, अर्थात एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो आपको जो ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री अक्षांश आपको दिखाई दे रही है और नीचे भी आपको 90 डिग्री अक्षांश से दिखाई दे रही है। ये क्या नहीं है? अक्षांश तो है, ये अक्षांश वृत्त तो है, लेकिन ये क्या नहीं है? अक्षांश रेखा नहीं है, क्योंकि अक्षांश रेखाओं की विशेषता होती है वो एक दूसरे की क्या होती है? समानांतर होती है, वह प्रतिच्छेद नहीं करती है एक दूसरे को। लेकिन ये जो रेखा है आपको 90 डिग्री अक्षांश जो दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रही है? समानांतर नहीं है, प्रतिच्छेद करेगी एक दूसरे को। इसलिए जो 90 डिग्री अक्षांश है वो अक्षांश रेखा नहीं है, वो एक पॉइंट है। इसलिए संख्या कितनी होगी अक्षांशों की? कुल अक्षांश तो हो गए अपन के 181 और 181 में से 2 लेस कर देंगे तो कितने बचेंगे अपन के पास? 179। तो कुल अक्षांश रेखा है, एग्जाम में आपसे पूछा जाए कुल अक्षांश रेखाएं, तो आपका रहेगा 179। और अगला पॉइंट, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कुल अक्षांश वृत्त कितने होंगे, और ये वृत्त भी कितने होंगे दोस्तों? 179। अब देखना कुल अक्षांश कितने होते हैं? 181। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 179। और कुल अक्षांश वृत्त भी कितने होते हैं? 179। अब अपन बात करें कि सबसे बड़ी अक्षांश की मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कहाँ कौन सा होता है? भूमध्य पर या 0 डिग्री अक्षांश पे होता है। उसके बाद अब अक्षांश रेखाएं हैं वो पृथ्वी के इस प्रकार, जो पृथ्वी गोल है इस प्रकार से चारों ओर क्या है? लपटी हुई है, अर्थात चारों ओर इसको घेर रखा है अक्षांश रेखाओं ने। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कहां पर बनेगा? पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त ये बनेगा भूमध्य पर, भूमध्य रेखा पर या विषुवत पर क्या बनेगा? सबसे बड़ा अक्षांश बनेगा, अक्षांश वृत्त बनेगा। अब अक्षांश रेखाएं होती है ये एक पूर्ण वृत्त बनाती है, अक्षांश रेखाएं होती है ये पूर्ण वृत्त बनाती है, क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर क्या है? लपटी हुई है, इसलिए क्या बनाती है? एक पूर्ण वृत्त बनाती है। उसके बाद अपन देखते हैं कि ये संख्या में तो 181 हो गई, लेकिन उसके बाद अपन देखते हैं कि दो अक्षांशों के मध्य, जो ये दो अक्षांश रेखाएं हैं उनके मध्य दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। दूरी कितनी रहेगी दो अक्षांशों के मध्य? 111 किलोमीटर। उसके बाद में
अब इन्हीं दो अक्षांशों के मध्य जो क्षेत्र है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो क्षेत्र है प्यारे दोस्तों, उसको क्या कहा जाएगा? कटिबंध कहा जाएगा। जो ये आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र है जो 111 किलोमीटर है, दो अक्षांशों के मध्य दूरी। इस दूरी का जो क्षेत्र है 111 किलोमीटर के क्षेत्र है, इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे कटिबंध, और इसे इंग्लिश में जोन कहा जाता है। अब ये कटिबंध है, ये कटिबंध 4 प्रकार के हैं। ग्लोब पे या पृथ्वी पर कटिबंधों की संख्या है वो कितनी है? 4 है। कौन कौन से कटिबंध हैं अपन देखते हैं। पृथ्वी पर कटिबंधों की संख्या है कितनी है? 4। पहला कटिबंध है वो है उष्ण कटिबंध। दूसरा है उपोष्ण कटिबंध, और तीसरा है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और चौथा है ध्रुवीय शीतोष्ण कटिबंध। इस 4 कटिबंधों में संपूर्ण पृथ्वी जलवायु के रूप में विभाजित की गई है। अब इन कटिबंधों का उपयोग किसके संदर्भ में करते हैं? अपन जलवायु के निर्धारण में करते हैं। तो यहाँ से अपन ये देखेंगे कि इन अक्षांश रेखाओं का उपयोग क्या है। अक्षांश रेखाओं का उपयोग क्या है? तो अक्षांश रेखाओं का जो उपयोग है वो है जलवायु का निर्धारण करना, वह किसी भी भौगोलिक स्थिति का पता लगाना। तो अपन उपयोग देखेंगे अब अक्षांश रेखाओं के उपयोग। पहला उपयोग है जलवायु का जलवायु के निर्धारण में। दूसरा है भौगोलिक स्थिति का ये 2 उपयोग हैं जलवायु के निर्धारण में व भौगोलिक स्थिति का याद करना। अब देखते हैं अपन की जलवायु का निर्धारण तो अपन किसके करते हैं? कटिबंधों के माध्यम से करते हैं कि ये जो भूमध्य रेखा है इस पर क्या रहेगा? सूर्य का प्रकाश वर्ष पर क्या रहेगा? समानांतर रहेगा। इसलिए सदैव क्या रहेगा? तापमान ज़्यादा रहेगा व वायुदाब निम्न रहेगा। यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र में तापमान ज़्यादा रहता है वह वायुदाब निम्न रहता है, तो वहाँ पर स्वाभाविक है कि वर्षा क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसे ही अपन इस भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे अर्थात ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ये ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव। जैसे ही अपन ध्रुवों की तरफ जाएंगे, चाहे नीचे की तरफ दक्षिण ध्रुव की तरफ या उत्तरी ध्रुव की तरफ, दोनों ही तरफ जाएंगे तो क्या होगा? जलवायु में क्या होगा? परिवर्तन होगा। जो परिवर्तन क्या क्या होंगे देखो, इस भूमध्य रेखा से जैसे ही अपन ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे अपन को क्या देखने को मिलेगा? तापमान में कमी देखने को मिलेगी। जो भूमध्य रेखा के ऊपर तापमान ज़्यादा था उस तापमान में क्या आने लग जाएगी? गिरावट आने लग जाएगी। वह जैव विविधता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। जैसे जनसंख्या में कमी, वनस्पति में कमी, इस प्रकार से क्या देखने को मिलेगी? आपको कमी मिलेगी, वह तापमान गिरावट हो जाएगा। तो 2 चेंज हैं कि एक तो क्या होगा? तापमान में कमी व जैव विविधता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और अंततः अपन यदि ध्रुव पर चले जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? जो जैव विविधता है वह तापमान तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री से कम हो जाएगा। वह जैव विविधता है वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे यदि अपन भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएंगे। अब है भौगोलिक स्थिति याद करना। अब अपन को ये याद रख करना है कि किसी भी अपन वर्ल्ड पर कहीं भी हैं और अपन को याद करना है कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। यदि अमेरिका से अपन भारत आना चाहते हैं तो किस प्रकार से आना चाहेंगे? वो इन अक्षांश रेखाओं के माध्यम से ही अपन याद कर सकते हैं, अन्यथा अपन को याद करने में क्या हो सकती है? तकलीफ
होगी, अपन पहुंच नहीं सकते एक निश्चित गंतव्य स्थान तक। तो किसी भी देश की या किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को याद करना है तो अपन किससे करेंगे, अक्षांश रेखाओं के माध्यम से करेंगे। ये बात थी दोस्तों अक्षांश रेखाओं के बारे में, और अब अपन बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। ये ग्लोब है और इसको उत्तर से ध्रुव से मिलाने वाली, उत्तर व दक्षिण ध्रुव को जो मिलाने वाली अर्धचंद्राकार काल्पनिक रेखाएं हैं, ये क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। देखो उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव को आपस में मिलाने वाली अर्धचंद्राकार जो रेखाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। जिस प्रकार से अक्षांश रेखा भी काल्पनिक रेखाएं थी, इसी प्रकार देशांतर रेखाएं भी क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं इस रेखा की जो पृथ्वी को क्या कर रखा है, दो बराबर भागों में विभाजित कर रखा है। हालांकि प्रत्येक देशांतर रेखा है वो पृथ्वी को क्या करती है, समान दो भागों में विभाजित करती है। जो ये रेखा है, आपको जो ये रेखा दिखाई दे रही है कि पश्चिमी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध दोनों में क्या कर रही है, पृथ्वी को समान भागों में विभाजित करती है, पश्चिमी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध में। उस रेखा का नाम है 0 डिग्री। इस रेखा को, जो आपको ये रेखा दिखाई दे रही है, जो ये रेखा है, इस रेखा का अपन नाम रखेंगे 0 डिग्री देशांतर। या ग्रीनविच रेखा, और अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा। जो ये रेखा है इसका नाम 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा या इसे यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। ये रेखा है पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध दो समान भागों में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। अब दोस्तों अपन बात करें कि ये संख्या में कितनी होती है। संख्या की बात करें अपन कि देशांतर रेखाएं हैं वो संख्या में कितनी होती है। तो संख्या की बात करें अपन, किसी भी बिंदु के चारों ओर अपन कितनी डिग्री का एंगल बना सकते हैं, अधिकतम 360 डिग्री का बना सकते हैं। तो संख्या में ये होगी 360। अक्षांश की तरह ये, इस पे कोई कंफ्यूज नहीं है, डायरेक्ट इसमें अपन लिख सकते हैं कि ये संख्या में कितनी होगी, 360 होगी, क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर अपन अधिकतम कितनी डिग्री का कोण बना सकते हैं, 360 डिग्री का कोण बना सकते हैं। उसके बाद अब जो ये किस प्रकार से रहेगी, जिस प्रकार से अक्षांश ऊपर की तरफ 90 और नीचे की तरफ 90 रहती थी, उसी प्रकार देशांतर रेखाएं हैं वो 0 डिग्री देशांतर से बाईं ओर संख्या में 180 रहेगी और दाईं ओर भी कितनी रहेगी, 180 रहेगी, और 180 व 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से अपन 0 डिग्री अक्षांश को एक रेखा माना था, अक्षांश रेखा माना था, उसी प्रकार से क्या अपन 0 डिग्री देशांतर को भी एक देशांतर मानेंगे, तो इसका जवाब रहेगा हाँ में रहेगा। इसको भी क्या मानेंगे अपन, देशांतर मानेंगे। तो लेकिन अब इसकी दृष्टि से क्या हो जाएगा, 180 इधर 180 इधर, तो कितनी होनी चाहिए, 361 होनी चाहिए। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि कितनी है, 360 है। अब ये लॉजिक क्या है, जो ये 180 डिग्री जो आपको जो ये रेखा है, जो बाह्य रेखा है बिल्कुल देशांतरों में 180 डिग्री, ये क्या है, संपूर्ण रेखा को क्या माना गया। अब ये नहीं कि ये क्या है 180 है इधर भी 180, नहीं, संपूर्ण रेखा ही क्या है, 180 डिग्री देशांतर है। इसलिए इस 180 डिग्री को 2 बार काउंट नहीं किया गया है, इसलिए ये संख्या में कितनी है, 360 है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि देशांतर रेखाएं हैं वो संख्या में कितनी होती है, 360 होती है। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है और कितनी होती है। दो
देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है और कितनी होती है? तो दोस्तों, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी होती है, वो कहाँ पर होती है? इक्वेटर पर होती है, विषुवत पर होती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा दूरी पाई जाएगी। ठीक है, ये दूरी रहेगी, वो रहेगी 111.32 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। लेकिन आपको यह भी देखने को मिल रहा है कि ये देशांतर रेखाएं क्या कर रही है? ध्रुव पर एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। देशांतर रेखाएं ध्रुव पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए यदि कोई रेखा है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसके बीच स्वाभाविक है कि दूरी कितनी पाई जाएगी? 0 किलोमीटर पाई जाएगी, कोई भी दूरी नहीं पाई जाएगी। तो ध्रुव पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है? 0 होती है, कोई भी दूरी नहीं होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद कर देती है। और अधिकतम दूरी की अपन बात करें तो वो कहाँ पर होती है? विषुवत पर होती है, भूमध्य पर होती है, और कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। इसके बाद अपन बात करें कि जो दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? जो ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये दो देशांतर हैं, इनके मध्य इस क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे? दोस्तों, इस क्षेत्र को अपन कहेंगे गोरे। कहीं कहीं गौर भी आपको देखने को मिलेगा, तो गोरे कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को गोरे कहा जाता है। और अधिकतम दूरी विषुवत पर होती है, कितनी? 111.32 किलोमीटर। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं समय के लिए, इसका उपयोग देखते हैं। सबसे पहले अपन कि उपयोग क्या है, कि देशांतरों का उपयोग क्या है, ये किस लिए बनाई गई है, इसको अपन इमेज क्यों करते हैं, इसके उपयोग की अपन बात करें। देशांतर रेखाओं का उपयोग, तो देशांतर रेखाओं का उपयोग में है समय व तिथि के निर्धारण में। इसको उपयोग में लिया जाता है, देशांतर रेखाओं को उपयोग में लिया जाता है। और समय व तिथि को मिला दिया जाए तो अपन के पास क्या आ जाता है? कैलेंडर आ जाता है। तो कैलेंडर का निर्धारण है वो कौन सी रेखाओं से किया जाता है? दोस्तों, देशांतर रेखाओं से के माध्यम से किया जाता है। अब इस कैलेंडर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? मैंने ये बताया कि 0 डिग्री देशांतर है, वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा है। इस 0 डिग्री देशांतर से, ग्रीनविच रेखा से क्या होता है? संपूर्ण विश्व का क्या होता है? समय का निर्धारण होता है। 0 डिग्री देशांतर से समय का निर्धारण होता है पूरे विश्व के अंदर। और पूरे विश्व को है वो 24 टाइम जोनों में विभाजित कर रखा है। संपूर्ण विश्व को कितने टाइम जोनों में विभाजित कर रखा है? 24 टाइम जोनों में विभाजित कर रखा है। और विश्व का समय कहाँ से निर्धारण होता है? 0 डिग्री देशांतर व ग्रीनविच रेखा से। अब रेखा की तो अपन ने बात कर ली कि 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा से होता है, लेकिन स्थान की अपन बात करें कि जो अंतर्राष्ट्रीय समय है वो कौन से स्थान से निर्धारण होता है? अंतर्राष्ट्रीय समय है, तो अंतर्राष्ट्रीय समय है वो दोस्तों अपन 0 डिग्री देशांतर को देखा कि ये समय का क्या करती है? निर्धारण करती है पूरे वर्ल्ड का। उसी प्रकार से अब अपन देखेंगे कि किस प्रकार से ये कैलेंडर का निर्धारण करती है देशांतर रेखाएं। अब जो 0 डिग्री देशांतर है वो अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा है, और इसको अपन 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच या यामोत रेखा कह सकते हैं। अब ये रेखा है, ये गुजरती कहाँ से है? कौन से महाद्वीप से गुजरती है? कौन से कंट्री से गुजरती है? कौन से सिटी से गुजरती है? तो अपन सबसे पहले देखेंगे ये यूरोप महाद्वीप से यदि महाद्वीप के संदर्भ में क्वेश्चन आए तो यूरोप। यदि देश की बात करें अपन तो रहेगा इंग्लैंड। और इंग्लैंड की जो राजधानी लंदन है उसके समीप एक शहर है ग्रीनविच। इस ग्रीनविच शहर से संपूर्ण विश्व का समय निर्धारण होता है, इसीलिए इसी रेखा का नाम क्या रखा गया? ग्रीनविच रेखा रखा गया। अब समय में क्या परिवर्तन होता है ग्रीनविच से? यदि दाईं तरफ जाने पर या बाईं तरफ जाने पर। यदि अपन इस ग्रीनविच रेखा से दाईं तरफ जाएंगे, अर्थात
पूर्वी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने पर 4 मिनट की क्या होती है, वृद्धि होती है। कितने मिनट की वृद्धि होगी? 4 मिनट की। यदि अपन ग्रीनविच रेखा से बाईं तरफ अर्थात पश्चिमी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो समय में क्या आ जाएगी, कमी आएगी। कितनी? 4 मिनट की। अब ये समय की कमी आएगी। अब इधर जो देश हैं, जो ग्लोब पर इधर जो देश हैं, उसका समय क्या रहेगा? ग्रीनविच से आगे रहेगा, क्योंकि ये क्या है, पूर्वी गोलार्ध की तरफ स्थित है, दाईं तरफ स्थित है। इसलिए 4 मिनट की क्या होगी, वृद्धि होगी एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर। इसी प्रकार से यदि बाईं तरफ जाएंगे तो क्या हो जाए, इधर जैसे अमेरिका स्थित है, जो देश स्थित है इधर बाईं तरफ, तो उसके देशों में क्या आ जाएगी, ग्रीनविच से समय, ग्रीनविच रेखा से समय क्या रहेगा, उसका पीछे रहेगा। जैसे भारत का समय ग्रीनविच समय से आगे है या पीछे है, तो इसका अपन का जवाब रहेगा जो भारतीय समय है वो ग्रीनविच रेखा से क्या है, ग्रीनविच समय से क्या है, आगे है। जैसे ये भारत कहाँ स्थित है, भारत यहाँ पर स्थित है, तो कौन से गोलार्ध की तरफ स्थित है, पूर्व गोलार्ध की तरफ स्थित है। तो समय में क्या होगी, भारत का समय क्या होगा, आगे होगा। कितना आगे होगा ये अपन आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद यदि कोई राष्ट्र इधर है तो वो क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। देखना अब, यदि ग्रीनविच पर क्या है 12 PM है, अब यदि अपन ये 0 है और 1 डिग्री देशांतर पर आएंगे तो समय कितना हो जाएगा, 12:04 हो जाएगा। यदि 2 पर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 12:08 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि इधर आएंगे पश्चिम की तरफ तो क्या रहेगा, इस 1 पर क्या हो जाएगा, 11:56 हो जाएगी। 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे क्या हो जाएगा, 11:52 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होती है, इधर समय में कमी और इधर समय में वृद्धि हो जाएगी। अब देखो, जो ग्रीनविच रेखा से इधर जो अक्षांश है उसको क्या बोलेंगे, पश्चिमी देशांतर, व इधर जो पूर्व की तरफ है उसको क्या रखेंगे, पूर्वी देशांतर। अब अपन बात करते हैं भारत के समय के संदर्भ में कि भारत का समय इस ग्रीनविच समय से कितना आगे है, वो देखते हैं अपन। भारत यहाँ पर स्थित है और भारत का जो समय मानक रेखा है वो कितना है, 82.5 डिग्री। क्या लिखूंगा, पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत किधर है, पूर्व की तरफ स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व की 0 डिग्री देशांतर क्या है, समय रेखा है, उसी प्रकार से भारत की क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है, समय मानक रेखा है। अब देखना, भारत की जो समय मानक रेखा वो 82.5 डिग्री है और इधर पूर्व की तरफ स्थित है, तो समय में क्या होगी, वृद्धि होगी। कितनी होगी, 4 मिनट की होगी एक देशांतर पर दूसरे देशांतर पर जाने पर। और भारत की क्या है 82.5, तो अपन 82.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा अपन के पास, 330 मिनट आ जाएगी। और 330 मिनट को यदि अपन घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो अपन के पास कितने घंटे आ जाएंगे, 5.5 घंटे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो ये क्वेश्चन है कि भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है, 5.5 घंटा। कितना है, 5.5 घंटा है। यदि मिनट में भी पूछ सकता है तो स्वाभाविक है, मिनट कितनी रहेगी, 330 मिनट, और घंटे कितने रहेंगे, 5.5 घंटे। अब पूरे यदि यहां से यहां तक की बात करें, अपन यहां से यहां तक की बात करें तो कितने दिन का या कितने घंटे का अंतर आएगा। देखना, इस ग्रीनविच रेखा से कितनी रेखाएं इधर, 180, और इधर भी कितनी है, 180, और 180 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे 4। क्यों, क्योंकि एक देशांतर पर दूसरे देशांतर पर जाने में कितनी कमी आती है, 4 मिनट की कमी आती है। तो ये आ जाएगी 720 आ जाएंगे। यदि 180 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 4 से, तो कितनी आई, 720 मिनट। ठीक है, इसी प्रकार से इधर करेंगे, 180 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720 मिनट आ जाएगी। दोस्तों 700, इनको और इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो अपन के पास कितनी मिनट आ जाएगी, 720 और 720 कितने होते हैं, 1440। और एक दिन में कितनी मिनट होती है, 1440 मिनट होती है। तो यहां से लेकर यहां तक कितने दिन का अंतराल आएगा, 1 दिन का अंतराल आ जाएगा। यदि मानो यहाँ किसी राष्ट्र की स्थित है और वहां है मानो 23 मई है की डेट है,
तो आगे की तरफ इधर क्या डेट रहेगी, यहां कोई देश स्थित तो वहां क्या रहेगी, 24 मई रहेगी। ठीक है। अब जो ये रेखा दिखाई दे रही है आपको, अपन के समय की तो बात हो गई, भारत के समय की संदर्भ में भी बात कर लिया और वर्ल्ड का भी देखा अपन ने। अब अपन देखते हैं तिथि का, डेट का, कि डेट कहां से निर्धारण होते हैं। जो ये रेखा दिखाई दे रही है आपको, सबसे बाह्य रेखा है, सबसे बाह्य देशांतर है, ये है 180 डिग्री देशांतर। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, कई दफा इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये है दोस्तों 180 डिग्री देशांतर, और समय की बात करें तो 0 डिग्री देशांतर। ठीक है। अब यदि आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में कितने दिन का अंतराल है तिथि के संदर्भ में, तो कितने दिन का रहेगा, 1 दिन का अंतराल रहेगा। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, 180 डिग्री देशांतर है, और समय का जो है वो कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर है। इसी के साथ दोस्तों आपका अपन का ये टॉपिक खत्म होता है। अगला जो वीडियो रहेगा वो अपनी नेक्स्ट क्लास में रहेगा।